लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है प्लोसी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। निश्चित रूप से न्यायपालिका को लेकर जब भी बातचीत होती है तब यही कहा जाता है कि साहब मुकदमा मतलब समय, इंतजार, सालों साल का इंतजार। और इसी न्यायपालिका की व्यवस्था को लेकर फ्राइडे को यानी शुक्रवार को एक बड़ी लंबी और बेहतर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि जो सालों से जेलों में बंद हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, जेलों में जो सड़ रहे हैं 10 साल से ऊपर के पीरियड के लोगों, उनको ना बेल मिल रही है, ना ही उनके मामले में उनको रेमिशन करके उनको आजाद किया जा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरी परिचर्चा के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के रवि प्रकाश मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, जिनको करीब 4 दशक का अनुभव है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के बड़े मैटर्स में पेश होते रहे। स्टेट ऑफ यूपी के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टेट का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं। इसके साथ ही मैं दूसरे अपने मेहमान के बारे में बता दूं, आप अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, फौजदारी की वकालत यानी क्रिमिनल की वकालत के लिए जाने जाते हैं। करीब 3 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव है और तमाम हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में बड़े विषय पे पेश होते रहे। तो रवि जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे। जो एक आम साधारण बातचीत होती है वो ये होती है, साहब मुकदमा मतलब समय, महीनों का, सालों का इंतजार। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में फ्राइडे को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ही बात थी, 10-10 साल से लोग उत्तर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अपील फाइल करी है तो क्रिमिनल अपील पे सुनवाई नहीं है, तो आखिर कहां जाएं? और जेलों में सड़ रहे हैं और एक तरफ कहा जा रहा है कि लगातार जेलों की संख्या बढ़ती जा रही है, कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम उन्हें कहां रखें? तो आप फ्राइडे की सुनवाई से क्या देख रहे हैं और क्या बदलाव होने जा रहा है, ये थोड़ा सा बताएं रवि जी। विप्लव जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया सर। दूसरा, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे मसले को आपने विश्लेषण के लिए आपने कार्यक्रम रखा है जी। कल इसकी, जैसा आपने कहा, लंबी सुनवाई हुई जी। और मैं समझता हूं कि ये जो मसला है ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट और इतना ज्यादा रेलेवेंट है कि इसको ओवर एम्फेसाइज करा ही नहीं जा सकता है। मामला जो ये है, ये केवल फौजदारी के दायरे में नहीं रह गया है जी। इसका अब जो विश्लेषण है या इसका जो कंसिडरेशन है वो संवैधानिक और खास करके मानव अधिकार के क्षेत्र में आ गया है जी। कल की जो सुनवाई हुई और जो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है, जो कि एक संवैधानिक अदालत है, उनका मेन कंसर्न ये है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि जिन लोगों को सजा हो गई है, जो आप समझिए 9 से लेके 12 साल, जिनको आजीवन कारावास भी हुई है, 9 से लेके 12 साल से 14 साल तक जेल में हैं, जिनकी क्रिमिनल अपीलें कन्विक्शन की 10, 12, 13 साल से पेंडिंग है, उनमें सुनवाई नहीं हो रही है और उनको बेल नहीं मिल रही है, उसके बारे में कोर्ट ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करी है जी। उसके परिप्रेक्ष्य में मैं कल वाली हियरिंग में अपेयर हुआ था, लगभग 18 ऐसे लोगों की तरफ से जो बहुत ही, जो मैंने देखा रिकॉर्ड से, बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से हैं, कन्विक्शन हो चुका है, 10 से लेके 14 साल तक जेल में हैं, हाई कोर्ट में बेल की ना सुनवाई हो रही है, अपील की तो नहीं हो रही है। उनकी तरफ से मैंने कोर्ट में दलीलें पेश करी थी और ये बात उजागर हो गई। कोर्ट का भी कंसर्न था कि हाई कोर्ट आखिर ये मसले ले क्यों नहीं पा रहा है, क्यों नहीं अपीलों की सुनवाई हो रही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट ने सजेशंस मांगे थे, तो यूपी गवर्नमेंट के आंकड़े हैं और वो मेरे सामने हैं, और वो ये है कि अगस्त 2021 में अप्रोक्सीमेटली 1,83,000 क्रिमिनल अपीलें पेंडिंग हैं लखनऊ बेंच और इलाहाबाद में जो मेन कोर्ट है उसमें, और उसमें से 7,224 कॉन्विक्ट्स हैं अक्रॉस जेल्स इन उत्तर प्रदेश, जिन्होंने ऑलरेडी 10 साल अंडरगो कर लिए हैं। तो ये चिंताजनक आंकड़े सामने आए। हाईकोर्ट की तरफ से भी वकील पेश हुए थे
उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट ने इसके समाधान के लिए डेडिकेटेड बेंचेस बनाई हैं, एक डेडिकेटेड डेस्क है, मॉनिटरिंग हो रही है, बट कोर्ट ने कहा इट इज नॉट गुड इनफ। हालांकि मेरे तो लॉन्ग पेंडेंसी कोई नई बात नहीं है, सालों साल से सुप्रीम कोर्ट में भी कवर कर रहा हूं, सालों साल से इस पर चर्चा होती रही है कि पेंडेंसी को कैसे कम करें। मुझे ये बताइए बतौर सीनियर एडवोकेट, मुझे अगर क्रक्स में वो पॉइंट बता सके कि अगर पेंडेंसी का कारण क्या है, वो अगर क्रक्स आप बता सकें। विप्लव जी, आई विश मैं आपको एक कारण इसका बता पाता। जो आपने ये बात कही, ये एंडेमिक प्रॉब्लम हो गई है पेंडेंसी की। ठीक है, वो सब क्लीशेस बन गए हैं, मजाक में लोग कहने लगे हैं तारीख पे तारीख, लेकिन ये वास्तविकता है। और आज की तारीख में ये वास्तविकता लोगों को इस हद तक कष्ट क्या दुख पहुंचा रही है, व्यक्ति विशेष को, परिवारों को, कि इसका मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ, ये हम केवल सोच ही सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर जने को एक अधिकार है स्पीडी ट्रायल का। स्पीडी ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि केवल आपका ट्रायल हो जाए, अपील भी। तो इसलिए एम्फेसिस संविधान का ये है कि आपकी जो ट्रायल है, जो उसकी अपील है, प्रोसीडिंग्स जल्दी होनी चाहिए, जो फौजदारी के दायरे में आती है। ठीक है। और ये जो आप पूछ रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिक मुझसे पूछेंगे, मैं यही कहूंगा कि ये इसमें एक अप्रोच की जरूरत है। देखिए, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। कहने की बात जरूर होगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की इतनी स्ट्रेंथ है और इस समय इतने जजेस हैं, किसी भी हाईकोर्ट का फॉर दैट मैटर, स्ट्रेंथ बढ़ाओ। और ये चीजें एंडलेस हैं। मेरे हिसाब से एक अप्रोच की जरूरत है, एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक अप्रोच की जरूरत है। और वही कोर्ट ने कल कहा, सबको कहा, वकीलों को खास करके, और हाईकोर्ट को भी कम्युनिकेट करा है कि प्लीज डू सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एक नई अप्रोच लगाओ, लेट अस डू थिंग्स डिफरेंटली टू टैकल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं मुझे लगता है अप्रोच की जरूरत है। जी अरविंद जी, मुझे ये बताइए, जो लगातार बात कही जाती है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास उतने सफिशिएंट जज नहीं है जितना टैकल कर सकें, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको टैकल कर सकें, ये तो लॉन्ग पीरियड बात चल रही है। क्या आप मानते हैं कि अपील की ना सुनवाई का एक बेहतर बड़ा कारण ये है कि आपके पास जजेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या और कोई रीजन हो सकते हैं? अरविंद जी, इसमें बहुत सारे चीजें आती हैं मुद्दे पे। जैसे एक अपील का दो पहलू है। सबसे पहली चीज, किसी चीज की अगर अपील आती है तो वो कई बार स्टेट की तरफ से होती है, कई बार प्राइवेट पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। और स्टेट की तरफ से अपील, चूंकि हमारे रवि जी पहले स्टेट की तरफ से रह भी चुके हैं, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है, किसी एक वकील ने अपने मुकदमे को पूरा तैयार किया और फाइल कर दिया, उसके बाद स्टेट बदल गई और एडवोकेट बदल गया, तो उसको पूरे तरीके से नए तरीके से उसकी तैयारी करनी होती है, तो वो कई बार टालने की कोशिश करने लगते हैं। स्टेट की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाना एक कारण हो जाता है। प्राइवेट पार्टीज के अंतर्गत अगर अपील का, जैसे अभी तो हम इस बात की बात कर रहे हैं जो मुकदमे के दौरान एक्यूज पर्सन जेल के अंदर लंबित रह जाते हैं, लेकिन अगर किसी को बेल मिल जाती है तो वो खुद भी नहीं चाहता कि बेल का डिस्पोजल हो गया है तो अब उसके बाद अपील का डिस्पोजल हो। तो इस वजह से कई बार मुकदमे लंबित रहते हैं, क्योंकि बेल मिल गई है तो अपील पेंडिंग कराने से हमें फायदा मिलता है, हम नहीं चाहते उस अपील का डिस्पोजल, तो इसकी वजह से भी कई बार चीजें लंबी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, एक और बड़ा मुद्दा होता है अपील के अंतर्गत कि जब अपील किसी भी ऊंची अदालत में फाइल की जाती है तो उसके अंतर्गत, कानून के प्रावधान के अंतर्गत, पूरे तरीके से जितनी भी फाइलें हैं उनको सबको अदालत से मंगवाया जाता है अपीलेट कोर्ट के द्वारा। वो अपीलेट कोर्ट के द्वारा समय से पहुंची, नहीं पहुंची, पहुंचने के बाद उनको उसके द्वारा निस्तारित करने के लिए पूरे तरीके से दर्ज किया गया, नहीं किया गया, कोर्ट के समक्ष लाया गया, नहीं लाया गया, इन सब चीजों पर भी आकर के चीजें अटकती हैं। दूसरी चीज जहां तक सवाल है, अभी रवि जी ने भी बताया कि बहुत सारी कोर्टें ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जब कोर्टों की बात आती है तो आप देखिए, फ्रेश मुकदमे सुनने के लिए अगर 10 अदालतें हैं तो अपील सुनने के लिए 3 है, लेकिन ये जितनी भी फ्रेश और 10 और 3 की जो रेशियो आता है, 2 अपील की आती है, अपील की किसी भी कार्रवाई के अंतर्गत फ्रेश से ज्यादा समय लगता है। तो जो फ्रेश से ज्यादा समय लगने का कारण है, अब एक मुकदमे की अपील की अगर बहस होगी तो हो सकता है वो 1 दिन चले, हो सकता है वो 10 दिन चल जाए। बिल्कुल। लेकिन इसी जगह बेल के ऊपर अगर मुद्दा आता है तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज है, जब आप उसकी बात करते हैं, निस्तारण की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से अदालतों का समीकरण होना चाहिए, उसी हिसाब से नई अदालतें क्रिएट की जानी चाहिए जो अपीलेट वर्क के ऊपर पूरा ध्यान दे सके। जैसे पहले भी अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े परिवर्तन आए हैं। पहले की कोर्टों के अंतर्गत ये हुआ करता था, जो पुराने मुकदमे होते थे पुराने जमाने के अंतर्गत, पूरे दिन कोर्ट अपने मिसलिनियस वर्क के अंदर गुजार देती थी। बिल्कुल। फिर पुरानी चीफ जस्टिस आए, उन्होंने इन चीजों के अंदर बदलाव लाया,
और दिन निर्धारित कर दिए कि मंडे और फ्राइडे को फ्रेश मैटर्स होंगे और बाकी दिन जो है रेगुलर मैटर्स होंगे। फिर ये हुआ कि फ्रेश मैटर्स अक्सर बहुत अर्जेंसी के साथ आ सकते हैं, तो उनको ये कर दिया गया फ्रेश के अलावा भी जो मैटर्स रह जाते हैं मंडे फ्राइडे को दूसरे दिन में शुरुआत में ले लेंगे, लेकिन उसके बाद 3 दिन कम से कम इसके लिए रहेगी जो फाइनल हियरिंग के मैटर्स हो सकते हैं। तो वो सारे जजेस के सामने उसी प्रकार से रखते हैं। अगर यही निर्धारण का जो कार्यक्रम है, तैयारी है, अगर ये सारे हाईकोर्टों में भी लागू करी जाए और उसी तरीके से कार्य किया जाए। दूसरी चीज एक और भी है कि कई बार हमारे संज्ञान में आता है, हम इन चीजों को देखते हैं कि जब हम किसी मुकदमे को करने पहुंचते हैं तो किसी कारण से वो मुकदमा एडजर्न होता है। उसका रीजन क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। कोर्टों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर उनके पास 150 मुकदमे लगे हैं तो 150 मुकदमों को सुनना, उस पर ऑर्डर लिखाना, उस ऑर्डर का करेक्शन करना और उसके बाद साइन करना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है ऑनरेबल जजेस को कि रात के 9-9 बजे तक की 10-10 बजे तक की अपने करेक्शंस के कार्य करते रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए सच में जुडिशरी के अंदर नए जजेस की अपॉइंटमेंट की आवश्यकता है और वो भी वो जजेस जो इस प्रकार के लिए पूरे तरीके से ज्ञान रखते हो कि उसका सही तरीके से निस्तारण कर सकें। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, मैं अरविंद जी उस बात को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है बेहतर ज्यादा बता सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बात कह रहा है वो कह रहा है कि गरीबों के मुकदमों में उनको बेल नहीं मिल रही है, लेकिन जो धनवान है, पैसे वाले, उनको मिल रही है। तो क्या आप समझते हैं कि एक कोई व्यवस्था है जो अमीर गरीब के लिए न्यायालय में अलग अलग डिस्टिंग्विश की हुई है? ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आंसर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर आपको शायद मालूम भी होगा, मैंने बहुत सारे मुकदमे किए जी। और संजय चंद्रा एक ऐसा मुकदमा है जिसके अंदर मैंने कई बार इस चीज को कहा भी है कोर्ट में बहस करते हुए भी जी। कि जो ऐसा कानून दिया गया जिसके अंदर लॉ का प्रावधान ही ऐसा बना दिया गया कि रिच मैन्स बेल पुअर मैन्स जेल, ठीक, कि अगर किसी के पास पैसा है और जितने का गबन, जितने का उसके ऊपर एलिगेशन है वो उतना पैसा जमा कर दे तो बेल मिल जाएगी। लेकिन ये गबन उसने किया है या नहीं किया है ये तो ट्रायल का मुद्दा है। अगर वो ट्रायल का मुद्दा आज स्टेज पे आप डिसाइड कर देते हैं, उसके 2 पहलू आते हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि जैसे ही आदमी पैसा जमा करने के लिए तैयार हो जाता है अपनी बेल के लिए, तो एक इंप्रेशन ये मिलता है कि शायद उसने इस चीज को ऑलरेडी कर रखा है। हम सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज में ये होता है जिसके पास उसने कभी ना कुछ किया है लेकिन झूठा फंसाया हुआ है तो वो तो दे ही नहीं सकता है और उसको बेल नहीं मिल रही है। तो ये जो कानून है वो अलग अलग तरीके से चलने के लिए तैयार हो जाता है और इन चीजों को हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अब रही बात जेल के अंदर रहने की, जो आपने बात कही है, बहुत ही अलग सा मुद्दा है। जेल के अंदर रहने के लिए आप देखिए कि एक प्रावधान हमारा जो कानून का है, वी डोंट हैव करेक्टिव थ्योरी, वी हैव द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। जो हमारे यहाँ डेटरेंट थ्योरी नहीं है। हम मान के चलते हैं कोई आदमी अगर जेल में भेजा जा रहा है तो वो एक आश्रम के तरीके से जा रहा है और उसके अंदर थोड़े दिन में सुधार आ जाएगा। जेल के अंदर जितने भी कैदी रहते हैं उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है, हर 6 महीने पे सरकार को वो रिपोर्ट प्रेषित होती है और जेल पूरे तरीके से उनकी रिपोर्टें बना करके रखता है। तो जब ऐसा कोई मुद्दा आता है जिसके अंदर ऐसा होता है तो उसी के प्रक्रिया को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट जाती है जिसपे सरकार, जिसमें भी लाइव कन्विक्शन होता है, उनको रेमिशन ग्रांट करती है। और ये रेमिशन ग्रांट करने के प्रोसीजर के हिसाब से सेंटेंसेस रिड्यूस होते होते लोग जल्दी छूट जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जेल में कई बार गया और मैंने ऐसी चीजें देखी जहां पर लोगों को आजीवन कारावास मिला। थोड़े दिन शुरुआत में परिवार के लोग आते रहे, 2-3, 4 साल, 5 साल, उसके बाद परिवार ने भी आना बंद कर दिया। उनकी पत्नी का देहांत हो गया या किसी का हो गया, अब उसके बाद बच्चे भी ख्याल नहीं रखने तैयार हैं, वो भी खत्म हो गए। तो अब उससे मैंने कहा कि तुम्हारे लिए बेल करवाने की बात की जा सकती है। बोले साहब हमें बाहर जाना ही नहीं है, अब मेरे को बाहर कोई ना पहचानेगा ना ही मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे भी लोग जेल में हैं। और सोचिए जब इस प्रकार के लोग जेल में आ जाते हैं जिनका कि बाहर से पूरा नाता ही टूट गया, तो इसके लिए हमें एक और प्रावधान लाने की आवश्यकता है कि कम से कम उन लोगों के लिए एक पैरोल की व्यवस्था करा करके कि उनका परिवार से कम कुछ संबंध रहे। अगर उनकी कस्टडी को हम ये मानते हैं कि वो भागेंगे नहीं, उनका जेल के अंदर कंडक्ट प्रॉपर चल रहा है, तो उसके ऊपर ठीक है। एक मैटर लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं। हमारे जो कानून की प्रक्रिया है उसमें प्रावधान है, यदि कोई स्त्री जेल में जाती है और उसका बेल हो जाए या उसका कन्विक्शन खत्म भी हो जाए तो भी उसको रिलीज नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई दूसरी स्त्री उसको लेने ना जाए, एनजीओ ना लेने जाए। परिवार के सदस्य में भी स्त्री होना है। तो ये जो कानून के जो कंडीशंस हैं ये सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स में है, लेकिन उसको पूरे तरीके से अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें मेरे बड़े भाई साहब ने मुकदमा फाइल करके करीब करीब 60 महिलाओं को छुड़वाया था कोर्ट से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से। तो ऐसी चीजें हैं जो हम लोग शायद
उन मुद्दों पे गहन विचार करेंगे तो 100% और ठीक है, ये तो कम से कम एक दो मुद्दे हैं, लेकिन करीब 4,000 इस तरह के लोग हैं जो जेलों में निरुद्ध हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सामने आया। रवि जी, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो कह रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जहां तक खासकर बात है कि आप एक धरने में नई चीजें देखें। अगर आप धरने में देखेंगे तो कभी निपटा ही नहीं पाएंगे। आप एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। कल जो बात उन्होंने कही, ये कितना रिफॉर्मेटिव, मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझना चाहता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई प्रैक्टिकल एक कोई समाधान निकला जा सकता है जिससे एक जो लॉन्ग पेंडेंसी है उसको तो एक तो खत्म करें, और सालों से जो जेल में सड़ रहे हैं, मैं जैसा कि अरविंद जी ने 2-3 उदाहरण दिए वो एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन जो लोग सालों साल से अंदर बंद हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है, उसका एक प्रैक्टिकल आप क्या देख रहे हैं? जी जी। तो जहां तक ये मुद्दा है, मैं अरविंद की बातों से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। इनको जमीनी जो रियलिटीज है उसका बड़ी नॉलेज है फौजदारी में जी। इसको आगे बढ़ाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने कल चिंतन इस पे किया है, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है, स्टेट को भी कहा है और पर्टिकुलरली हाई कोर्ट को कहा है कि आप चीफ जस्टिस के बात पहुंचाइए ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड कि वो मुकदमे, वो अपीलें आइडेंटिफाई करें जिसमें एपिलेंट ने 14 साल या उससे ज्यादा गुजार लिए हैं जेल में। उसको एक आप अलग करिए, उसकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि वो फिर अधिकारी हो जाता है जो यूपी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेविशन के उसके तहत छुटने के लिए। तो एक तो उन्होंने कहा है कि आप ये करिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप एक लिस्ट बनाइए उन मुकदमों की, उन अपीलों की जिसमें अंडरगॉन जो पीरियड है वो 10 साल या उससे ऊपर हो गया है। ठीक है। उसको आप जब अलग करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स के हिसाब से ही वो बेल के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 2 बातें उन्होंने कही हैं ये इमीडिएटली करने के लिए, और इसीलिए एक सुओ मोटो क्रिमिनल रिट पिटीशन भी रजिस्टर हुई है जो 7 तारीख को लगी भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात की मॉनिटरिंग करेगी। ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, एक जजेस के अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट है। आप दोनों एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप मानते हैं? मैं रवि जी से एक बात कर लेता हूं। एक और पॉइंट कहना चाहूंगा, इसी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की एक अलग प्रोसीडिंग में ये अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि जो जजेस रिटायर भी हो गए पेंडेंसी कम करने के लिए उनकी सर्विसेज ली जाए। तो वो भी एक स्टेप है जो हो सकता है, ये मैन पावर बढ़ाने का। और जैसा अरविंद ने सही कहा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए क्रिएट करने की बातें तो सालों से चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा करे कि जहां वाकई डेडिकेटेड बेंचेस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, पर्टिकुलरली हाई कोर्ट्स में, जो कुछ दिन बैठ के बेंचेस इन मुकदमों को, इन श्रेणी के मुकदमों को सुने। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, देखिए हर जने का कानूनी अधिकार है लीगल रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन उनका यह अधिकार नहीं है कि दिनों तक, महीनों तक, सालों तक मुकदमा जो है या दिनों तक उनकी दलीलें चलती रहें। उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है। उसके लिए अरविंद ने सही कहा कि आफ्टर सम टाइम फैमिली लूजेस इंटरेस्ट, कोई नहीं जेल आता है। तो जेल जब फैमिली नहीं आती है तो वकील कहां से पहुंचेगा उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए? इसीलिए चाहते हुए भी वकील पहुंचता नहीं है, एडजर्नमेंट्स होते रहते हैं। उसके लिए ये भी जरूरी है कि लीगल एड को बढ़ाया जाए। मेहरोत्रा साहब, मैं थोड़ा सा आपको, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा सा चाह रहा था कि कल जो सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि एक व्यक्ति, मिस्टर उपाध्याय ने ये उठाया था कि एक व्यक्ति 17 साल से जेल में है, उनके वकील साहब ने तैयारी ही नहीं की, तो ड्यू लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस उनको केस पे सुनवाई नहीं हुई। तो आप कितना मानते हैं, एक तो फैटर्निटी, क्या उसमें एक बड़ा योगदान है पेंडेंसी में आपकी फैटर्निटी का भी? विप्लव जी, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने एक्चुअली हर जने को जो मौजूद थे वकील उस समय हियरिंग में, औरों को भी कोर्ट ने उनसे अपील करी है कि आप लोग थोड़ी सोल सर्चिंग करिए। वकीलों को पर्टिकुलरली कहा है कि थोड़ा चिंतन करिए। देखिए ये चीज जब तक अंदर, मैंने भी बहुत सारे मुकदमे करे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी है, एज एमाइकस ऑल्सो करे हैं, तो उसमें जैसा मैंने कहा, जब तक अपनी एक भावना नहीं आएगी, एक अपनी भी एटीट्यूडल चेंज नहीं होगी, तब तक मेरा मानना है फ्रैंकली फीस लेके ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। और वो एटीट्यूडल अगर चेंज आ जाएगी, इधर बार की तरफ से, बेंच की तरफ से भी एडजर्नमेंट्स ना देना, एक उस शैली से काम करना, निस्तारण की शैली से, मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है। और ये जो समस्या है, मेरे हिसाब से इसका समाधान हो सकता है। अरविंद जी, केवल दोषारोपण बेंच पर करके काम चलाया जा सकता है, खुद भी
झांकने की जरूरत है थोड़ी सी। मैं अपने अंदर अपने कार्य करने की क्षमताओं के अंतर्गत प्लस हमारे सिस्टम जिसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं उनके ऊपर भी इंगित करना चाहता हूँ जी। रवि सर ने बहुत अच्छी बात कही, इनका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा रिच है और इतने साल इन्होंने स्टेट को संभाला है, तो शायद इनका मार्गदर्शन स्टेट के लिए काफी प्रभावी होगा। मेरे सामने ऐसी ऐसी चीजें आई हैं जहां पर पता चला 5 साल का कन्विक्शन है, अपील के लिए रिकमेंडेशन लीगल एड तक की पहुंचती 7 साल बाद। अब आप देखिए लीगल एड के पास आपका मुकदमा पहुंचने ही नहीं पाया, जो सेंटेंस है वो पीरियड खत्म हो गया और उस समय वो सेंटेंस अंडरगॉन करके छूट भी गया। अब उस समय अपील फाइल हो रही तो उसका पता किया जा रहा है, आपका लाइफ कन्विक्शन है, 7 साल बाद आपके पास पेपर्स पहुंच रहे हैं 2017 के जजमेंट के बाद, एंड यू फाइल एन अपील विद 5 years कंडोनेशन ऑफ डिले एंड यू स्टैंड इन द कोर्ट एंड से कि साहब ये हमारा इसलिए डिले हो गया बिकॉज़ लीगल एड मैटर है। कोर्ट कंसीडरेट होती है, कोर्ट ऐसे मैटर्स में मुद्दे पे हमेशा साथ देना चाहती है, लेकिन चाहे करके भी कोर्ट पूरे तरीके से कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि ये सिस्टम का फेलियर होता है। हम हर चीज के लिए दोष कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी रवि सर ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि ऑनरेबल रिटायर्ड जजेस को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरा कहना है कि एक स्पिरिट है हमारे पास यूथ सी भी, अच्छे कॉम्पिटेंट एडवोकेट्स के भी, जिनका एलिवेशंस किए जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमको लगता है उस एलिवेशंस के अलावा हम एक नए तरीके के सिस्टम को उजागर कर सकते हैं, हम स्क्रूटनाइज करने के लिए ऑनरेबल सीनियर जजेस के साथ में यंग एडवोकेट्स की एसोसिएट करके एक ऐसा ट्रिब्यूनल के तरीके से बना दें जो इन्हीं टाइप के मैटर्स को हैंडल करें और उनके बाद वो वर्क करके दें। तो जैसे पहले भी सिस्टम होता था, स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो जाते थे जजेस के लिए, आज भी हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में या बाकी चीजों के लिए 5 years। So these all systems can be even developed for this criminal justice also, and this is going to speed up the complete trial procedures। और कई बार ऐसा भी होता है विप्लव जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान देने में, जब हम स्पीड की बात करते हैं, तो अभी एक हाल ही में मैंने डेथ सेंटेंस के मैटर को स्टे कराया और आप समझिए ऐसा भी हो जाता है कुछ मुकदमों में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड मैटर हो गया और उसमें CFSL की रिपोर्ट ही नहीं आई और पूरा ट्रायल कंक्लूड होकर डेथ सेंटेंस कर दो। तो आप बताइए कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड का कंसेप्ट नहीं हाईलाइट होता, और इस स्टेज पे आकर के अगर डेथ सेंटेंस हो गया, किसी को लाइफ कन्विक्शन हो गया, तो कोर्ट्स आर टोटली रिलक्टेंट टू टेक अप द मैटर बिकॉज उसको तो लाइफ कन्विक्शन है, तो क्या जल्दी है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर एविडेंस को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट नहीं किया है, एग्जामिन नहीं किया, तो वो सेंटेंस ही गलत है। क्लियर। तो इन चीजों पर भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। जो दर्शक, मैं थोड़ा सा अब अंत की तरफ आपको ले जा रहा हूं, तो जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप दोनों की बात को और सुप्रीम कोर्ट की मंशा को समझी। अरविंद जी, सबसे पहले तो आप ही से मैं अंतिम लास्ट में क्वेश्चन ले लूंगा। मुझे ये बताइए कि जो सालों साल से जेल में बंद हैं और अपील पे नहीं सुनवाई हो रही, वो करें क्या? सीधे इन लोगों ने सालों साल से जेल में अवरुद्ध हैं और उनकी अपील पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो पहली चीज क्या है कि वो अपने अक्कर वकील के माध्यम से इन चीजों को समझते हैं कि वहां से नहीं हो पा रहा है, तो अपने वकील को बदल सकते हैं। फिर भी अगर लगता है उनके पास क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है, तो लीगल एड के लिए वो डायरेक्टली हमारे यहाँ हाई कोर्ट के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत दोनों जगह इस प्रकार की कमेटीज बनाई गई। क्या जेल के अंदर से भी अगर आप चिट्ठी लिखते हैं तो उस पर रजिस्ट्रार अपॉइंटेड है जो इन चीजों को इनिशिएट करते हैं और लीगल एड को मॉनिटर करके उसके साथ भी स्पीड अप करा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम लेकर के आ सकते हैं और जेल के अंदर से जो हम चिट्ठियां लिखवाते हैं उनकी पूरी एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाती है और इनकी सबके सरकार के पास भी एक सूचना दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड रहती है, क्योंकि जेल के अधीक्षक अगर किसी चीज को आगे प्रेषित करते हैं तो उसकी पूरी लिस्टिंग होती है और सब कुछ होता है किस प्रकार से किस किस चीज के लिए गई। बिल्कुल। दूसरी चीज एक और भी है, जेल के अंतर्गत हर 6 महीने पे एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसके अंदर जितने भी लंबित मुकदमे के अंतर्गत लोग रह रहे हैं और जिनको कन्विक्टेड के अंतर्गत रह रहे हैं, तो उन चीजों को देखते हुए वहां पर उन चीजों को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। फिर हमारी कोर्ट भी अपनी मॉनिटरिंग के अंतर्गत, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट किया हुआ है, इस प्रकार से एक सिस्टम बना सकती है कि हर जेल से एक रिपोर्ट आएगी और उस जेल के अंदर ये बताया जाएगा कि किस किस मैटर्स में कितने कितने दिनों से पेंडिंग है और उसके क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो अगर ये आ जाएगा तो कोर्ट भी इन चीजों को स्पीड अप करा सकती है। ठीक है रवि सर, एक जो आम लिटिगेंट है, वो जो हाईकोर्ट में बेचारा फंसा हुआ है सालों से, और उसका पति या उसका भाई या बेटा अंदर है, वो क्या करे अब इस कंडीशन में कि 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, अपील पे सुनवाई नहीं हो रही है? स्थिति गंभीर जरूर है विप्लव जी। जहां तक रिश्तेदारों का सवाल है, एक तो एस्पेक्ट है वकीलों का, और अगर फर्ज किया वकील नहीं सामने आ रहे हैं तो बात वही रास्ता आएगा लीगल एड का।
कि और उसके पैरामीटर्स बने हुए हैं। लीगल एड अब काफी बढ़ चुका है, लीगल एड का उपयोग करना चाहिए। मैं एक इसमें अपनी सजेशन और ये दूंगा कि जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट को हर जेल अधीक्षक, हर जेल को ये कहना चाहिए कि हर एक कैदी से पूछ के कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेशन आपके हिसाब से है कि नहीं है, नहीं तो उनकी तरफ से एप्लीकेशन ये एनेबल करनी चाहिए, लीगल एड के लिए जाए, नंबर 1। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है हाई कोर्ट के लिस्टें बनाने के लिए, वैसे ही गवर्नमेंट को डायरेक्टिव देना चाहिए हर जेल को कि आप एक लिस्ट बनाइए कि कैदी कितने साल तक आपकी कस्टडी में रहा है और वो हाई कोर्ट को भेजें, जिससे ये प्रोसेस उन केसेस को आइडेंटिफाई करने का और सुविधाजनक हो सके। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए मैंने आपसे वो इसीलिए आपसे पूछा। मतलब जी, मैं रवि सर की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की बात करूंगा। सर ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारे लीगल एड की जो सिस्टम्स हैं, शायद मैं समझता हूं इसका पेमेंट का प्रोसीजर बढ़ाना चाहिए, जिससे अच्छे से अच्छे वकील जुड़ने की कोशिश करें इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर लीगल एड का पेमेंट बहुत अच्छा होगा तो शायद अच्छे से अच्छा वकील उसके लिए कार्य करना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर कंपेंसेशन मिलेगा, रेन्यूमरेशन मिलेगा। आप देखिए, लंदन के अंदर अगर कोई आदमी, लंदन के अंदर किसी को पुलिस अवरुद्ध करती है तो एज पर द प्रोसीजर्स वहां पर लीगल एड का काउंसिल थाने पहुंचता है। ठीक है, हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई प्रोसीजर नहीं है, वो उसको वहां जाकर के काउंसिल करता है। बाकी के कंट्रीज में इस प्रकार की काउंसलिंग उसी स्टेज से शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ इन चीजों को बिल्कुल ही गलत है। जब वो कोर्ट में ला करके रिमांड पे लाते हैं तो एडवोकेट का इन्वॉल्वमेंट तब भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव होता है, बिकॉज कोर्ट का नजरिया ये होता है कि पुलिस ने प्रोड्यूस किया है तो इसका मतलब ही इज अ क्रिमिनल। तो ये जो चीजें हैं, और वहां जो उन लोगों को थाने में भी पहुंचते हैं, दे आर पेड वेरी हेवी अमाउंट्स टू द लॉयर्स आल्सो। तो अगर हम अच्छे लॉयर्स को चाहते हैं लीगल एड में, तो हमें उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रवि सर, लेकिन बोलिए आप बोलिए। मेरा ये मानना है, रेम्यूनरेशन तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और वो देखिए इकोनॉमी और सिस्टम के हिसाब से ही, मैं इतना इत्तेफाक नहीं रखूंगा अरविंद की बातों से। हालांकि विजुअल थिंकिंग भी है कि यहाँ के वकीलों को भी, जो बाहर के वकील हैं, उस स्तर के ही पेमेंट होना चाहिए। दैट अपार्ट, लोग ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। मेरा इसमें ये मानना है कि जजों को भी, जो लॉ क्लर्क्स और जो रिसर्च असिस्टेंट्स की जो पोजीशंस हैं, पर्टिकुलरली इलाहाबाद हाई कोर्ट में बढ़ानी चाहिए। और ये जो अपील की तैयारी है, जजेस की कन्वीनियंस के लिए भी जो नोट्स बनते हैं, जो केस प्रिपरेशन होती है, वो इन क्लर्क्स को करनी चाहिए। तो डेफिनेटली इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि और थोड़ा, नॉट दैट फंड्स की कमी है, लेकिन इन फंड्स को अच्छे से और सक्रिय रूप से चैनलाइज करना चाहिए लॉ क्लर्क्स को करके। बात ये भी सही है कि जो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं उनको भी आप अच्छे से रेम्यूनरेट करिए, कि जिससे उनको रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिले और कहीं ना कहीं उससे और रुचि भी बढ़ेगी वकील किया जो काम करता है उसकी। ये जो आम भाषा में तारीख पर तारीख कहा जाता है, और एक तरह से जुडिशरी को मजाक बनाया जाता है कि सालों साल आपके मुकदमे लैंगिश रहते हैं, जेलों में आप बंद हैं और मुकदमा चल रहा है, कहीं ना कहीं एक रास्ता बन सकता है। आपने दोनों एडवोकेट्स को सुना, रवि प्रकाश मल्होत्रा जी को सुना, अरविंद शुक्ला जी को सुना। बिल्कुल जहां इच्छा है वहां राह है, कहा भी जाता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने शायद जो शुक्रवार को हियरिंग करी और बड़ी बातें कही हैं, उस पर अगर हाई कोर्ट निश्चित रूप से अपना अगला कदम उठाएंगी तो निश्चित रूप से ये सालों से जेलों में बंद लोग हैं, उनके मामलों पे बहुत जल्दी सुनवाई होगी। तो दोनों आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और एक लगातार लीगल रिपोर्टर के इस वीडियो में एक नंबर दिया जा रहा है, फिर भी अगर आपको कोई लीगल क्वेरी है, कोई दिमाग में प्रश्न है, तो इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।